जय हिंद। मैं अनंत आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगी 9 दिसंबर के बाकी के बच्चे के जीएस क्वेश्चन। जो मैंने पिछली क्लास में 20 क्वेश्चंस पढ़ाए थे, आज 21 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अभ्रक किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इससे पहले मैं आपको सारे ही जितने भी खनिज हैं उन सभी की डिटेलिंग आपको बताना चाहूँगी कि विश्व में क्या प्रथम है और विश्व में कहाँ प्रथम पाया जाता है और भारत में वो चीज़ कहाँ पे पाई जाती है प्रथम। तो जो तांबा होता है ना, तो तांबा जो है विश्व में प्रथम चीन में पाया जाता है और भारत में प्रथम मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में तांबा पाया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चांदी का देख लेते हैं। चांदी कहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे प्रथम है राजस्थान और विश्व में प्रथम है मैक्सिको। तो यहाँ पे आपको दोनों ही जानने को मिल जाएगा, भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम। यहाँ पे और भी जितने मिनरल्स हैं उन सबको तैयार कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपका अभ्रक ही पूछा जाएगा अगली बार। सोना में प्रथम है कर्नाटक, विश्व में प्रथम है चीन। तो चीन सोने के मामले में काफ़ी प्रथम है, मतलब प्रथम ही है। और आगे बढ़ते हैं, हीरा पाया जाता है भारत में प्रथम कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और विश्व में प्रथम है रूस में। तो विश्व में प्रथम क्या है, रूस में। सीसा कहाँ पाया जाता है, सीसा का जो प्रतीक होता है पीबी होता है, विश्व में प्रथम है चीन में और भारत में प्रथम है राजस्थान। तो राजस्थान सीसा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब आ जाते हैं बात मैंगनीज खनिज पर। तो जितने भी यहाँ पे मिनरल्स हैं, मैंने सारे मिनरल्स को कलेक्ट कर लिया है ताकि आपको इधर उधर कहीं भटकना ना पड़े और टॉपिक यहीं जीएस की क्लास में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम होल तैयारी करने बैठे हैं ना। हम ऐसे नहीं है कि बस क्वेश्चन पढ़े, बस ऑप्शन टिक किए, उसके बाद हट के आगे बढ़ गए। नहीं, हमें तैयारी करना है ना, तो हम यहाँ तैयारी के पर्पज से आए हैं। भारत में प्रथम मध्य प्रदेश है, कौन, मैग्नीज में। और विश्व में प्रथम क्या है, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका जो है विश्व में प्रथम है मैग्नीज में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क को हम कैसे जोड़ सकते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लौह अयस्क के मामले में उड़ीसा प्रथम है। तो उड़ीसा प्रथम है और विश्व में प्रथम है ऑस्ट्रेलिया। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे ना, मिनरल से क्वेश्चंस बनते ही हैं। ठीक है, कच्चा तेल कहाँ प्रथम है, राजस्थान में, और विश्व प्रथम है अमेरिका में। ये जितने भी मैं डाटा दे रही हूँ ना 2024 के हिसाब से है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत बैक का डाटा दे रही हूँ, नहीं। अभी मैं आपको बढ़ा रही हूँ सितंबर में, तो सितंबर 2024 के हिसाब से मैं आपको डाटा दे रही हूँ। अब प्राकृतिक गैस देख लेते हैं। तो प्राकृतिक गैस जो है भारत में प्रथम असम है। तो असम भारत में प्रथम है और विश्व में प्रथम कौन है, रूस, प्राकृतिक गैस के मामले में। बॉक्साइट के मामले में प्रथम है उड़ीसा और प्रथम कौन है विश्व में, ऑस्ट्रेलिया। देखिए दोनों आ से ही है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निकल की बात कर लें तो निकल जो है भारत में प्रथम उड़ीसा है और विश्व में प्रथम इंडोनेशिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्रोमाइट। तो क्रोमाइट कहाँ पे विश्व में प्रथम है, वो भारत में प्रथम उड़ीसा है और विश्व में दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानियां होती हैं, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, तो आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जिनने नहीं देखा है, पढ़ा है, वो जा करके अच्छे से यूटिलाइज कर लें चीज़ों को। ठीक है, अभ्रक जो है भारत में प्रथम कहाँ पे पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और विश्व में प्रथम पाया जाता है चीन में। तो वो जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखा था ना, उसमें आंध्र प्रदेश नहीं था। तो तब के डेटा के हिसाब से आंध्र प्रदेश नहीं था, बट अभी जो 2024 है इसके डेटा के हिसाब से आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए यूरेनियम जो है भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश है और विश्व में कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में यूरेनियम और भारत में कहाँ, आंध्र प्रदेश। ठीक है, थोरियम की बात कर लेते हैं। थोरियम प्रथम है केरल। तो थोरियम में प्रथम कौन है, केरल है। विश्व में प्रथम है ऑस्ट्रेलिया क्या है, विश्व में प्रथम है। टंगस्टन की बात करते हैं, भारत में प्रथम है आंध्र प्रदेश और विश्व में कौन है, चीन। तो सारी ही चीज़ों को आप अच्छे से एक नोटबुक लिख लीजिए,
उसमें नोट डाउन करते जाइए। क्या होगा ना कि आप अगर खुद नोट डाउन करते रहेंगे, बाद में जब एग्ज़ाम आएगा तो जब भी एग्ज़ाम आएगा आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे बस, ठीक है? और बार-बार फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा। चलिए कैडमियम की बात कर लें। भारत में प्रथम है आंध्र प्रदेश और विश्व में प्रथम है चीन, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टीन की बात कर लेते हैं। जितने भी हैं मैंने सारे कवर किए हैं, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक आपका यहाँ पे छूट गया हो। भारत में प्रथम है छत्तीसगढ़, टीन के मामले में छत्तीसगढ़, विश्व में चीन है। तो देखिए चीन में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। प्लैटिनम में प्रथम कौन है? उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा है। विश्व में प्रथम है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। चलिए कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है भारत में प्रथम कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा जो है मतलब उड़ीसा में कोबाल्ट पाया जाता है अधिक मात्रा में। और विश्व में प्रथम कौन है? कांगो, कांगो। तो कांगो कहाँ पे है ये बताइएगा, कौन से महाद्वीप का पार्ट है, ठीक है? चलिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है किस में है? उड़ीसा में। और विश्व में प्रथम है कांगो। देखिए मैग्नीशियम का भी कांगो हो गया और ये कोबाल्ट का भी कांगो हो गया। भारत में प्रथम उड़ीसा इसमें भी है और मैग्नीशियम में भी उड़ीसा है, तो दोनों का सेम है। चलिए जस्ता, जस्ता के लिए जो है प्रथम है राजस्थान और विश्व में प्रथम है चीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भारत में प्रथम है कौन है? उड़ीसा है। और विश्व में प्रथम चीन है और यहाँ दूसरे नंबर पे उत्पादन के मामले में भारत है, ठीक है, एल्युमिनियम के दृष्टि से। चलिए अब ग्रेफाइट, ग्रेफाइट देखते हैं। भारत में प्रथम अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। और विश्व में प्रथम है चीन, ठीक है। चलिए गुजरात, यहाँ पे हम एक पॉइंट और है कि गुजरात और असम में पेट्रोलियम के बहुत बड़े भंडार हैं। और हाँ, असम में बहुत एशिया का सबसे पुराना पेट्रोलियम खोजा गया था, तो वो उस जगह का नाम बताइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस स्टेशन के बीच सबसे लंबी ट्रेन चलती है? तो सबसे लंबी ट्रेन चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, और डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए पहले हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं। चलिए इसमें जो पहला टॉपिक क्या कह रहा है, ए पॉइंट कह रहा है कि यह भारत के लोगों की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो बात सही है। जो आर्टिकल 32, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह मौलिक अधिकारों का संरक्षक बने, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। बात वही है, दोनों जो अभी मैंने समझाई है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि यह राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो बता दूं, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मतलब सिद्धांत हैं, डीपीएसपी हैं, ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। मतलब इसको आप कानून की मदद लेकर के लागू नहीं करवा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिशा निर्देश हैं जो कि सरकार को ये बताते हैं कि आप अपनी कार्यकारी जो नीति है वो किस डायरेक्शन में ले जाएं, ठीक है। और ये भाग 4 का पार्ट है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये किस जगह से लिया गया है, कौन से संविधान से लिया गया है। मतलब कि इंडिया के अलावा इंडिया का जो संविधान है वो अलग अलग संविधान से मिलकर के बना है। तो किस संविधान से लिया गया है? आयरिश संविधान से ये लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ये गांधीवाद सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ पे ये बात गलत हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट में आप नीति निर्देशक तत्व लागू करवाने के लिए आप नहीं जा सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये राष्ट्रपति, तो इसमें जो गलत ऑप्शन था ना, ऑप्शन नंबर सी ही गलत था, क्योंकि सी ही गलत पूछा था।
अब डी क्या कह रहे हैं, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों की जांच का अंतिम शक्ति है। हाँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो भी चुनाव होता है उसमें अगर विवाद होते हैं तो ये इसके पास अंतिम शक्ति है उस चीज़ को जांचने की, परखने की। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि साइबेरियाई इविक्स क्या है। तो साइबेरियाई इविक्स बड़ी और भारी बकरियां हैं, मतलब बहुत जंगली बकरियां हैं। तो ये साइबेरियन का उधर नॉर्थ एशिया में पाई जाती है और सेंट्रल एशिया में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी क्या होता है? स्वदेशी वही चीज़ होती है जो अपने इंडिया में बनी होती हैं। जैसे मेक इन इंडिया, भारत में उत्पादित सामग्रियों से जो बनने वाले हैं उसे ही बोलते हैं स्वदेशी। इसमें विदेश का कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है? तो ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक, अच्छा रिडक्शन भी होता है ना एक रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या होता है? देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लेकिन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन की गेन होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें क्या कह रहे हैं, मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? चलिए अब हम यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ मसाई मारा के बारे में जानते हैं, नहीं, हम ये टॉपिक ही पूरा कंप्लीट कर देते हैं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। तो भारत में जो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश बहुत ही मतलब एकदम हरा भरा है। मतलब यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना मध्य प्रदेश का, काफ़ी इको फ्रेंडली है। आप यहाँ पे एक नेचुरल तरीके से रह सकते हो। जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है गर्मियों में, लेकिन यहाँ एमपी में ऐसा नहीं होता है। मतलब उधर बुंदेलखंड, अगर झांसी के एरिया को छोड़ दो तो जो बहुत सारे और भी एरियाज़ होते हैं, जंगल की अधिकता के कारण यहाँ का जो मानसून होता है ना, काफ़ी अच्छा होता है। थोड़ा भी उमस बढ़ता है तो पानी बरसना शुरू हो जाता है, तो बहुत अच्छा होता है। चलिए ये तो रही एमपी की खासियत। सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो साउथ बटन आइलैंड है। ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। कौन सा आइलैंड सबसे छोटा है? कौन सा मतलब राष्ट्रीय उद्यान कौन सबसे छोटा है? साउथ बटन आइलैंड सबसे छोटा है, जो कि अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। अभी हाल ही में अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है उसका नाम बदला गया है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा उसका नाम क्या बदला गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है। तो ये मैंने एक क्लास में करवाया है, जो मेरी क्लासेस कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। पहला मरीन नेशनल पार्क कौन सा है? पहला मरीन नेशनल पार्क है कच्छ की खाड़ी जामनगर में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? कीबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। चलिए राष्ट्रीय उद्यान के बारे बात कर लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान बार बार नहीं बोलूँगी, सिर्फ और सिर्फ नाम बोलती हूँ। ठीक है, डेजर्ट, दर्रा और घाना पक्षी विहार बोलते हैं। केवला देवी, ताल छापर, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कितने थे? ये सब जो है राजस्थान में थे। तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बिल्कुल फ्री है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप नोट कॉपी मतलब लिख लीजिए। तो कैसे भी करके आप चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की बात आ गई। यहाँ सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे ज़्यादा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, सतपुड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है ना, वन विहार, रुद्र सागर झील और चलिए और देखते हैं बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फैसिल राष्ट्रीय पार्क।
ठीक है, तो ये कितने थे टोटल? यहाँ पे हमने मध्य प्रदेश में 11 पढ़े हैं। कौन कौन से? कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, रुद्र सागर, बांधवगढ़, संजय नेशनल, माधव राष्ट्रीय और कूनो, और उसके बाद लास्ट वाला मांडला। चलिए अब अरुणाचल प्रदेश के हम देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का क्या है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अब हरियाणा का देख लेते हैं। तो सुल्तानपुर और कलेसर। सुल्तानपुर तो यूपी में एक जिला भी है। और चलिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का दुधवा है और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए झारखंड में बेतला है, हजारीबाग है, धीमे धीमे और उसके बाद मणिपुर में किबुल लामजाओ है, सिरोही। तो जो चीज़ें देखिए, कुछ होता है राष्ट्रीय उद्यान जो आप अक्सर पढ़ते रहते हो, दिमाग में आता है, लेकिन क्या होता है ना कि स्लिप कर जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो स्लिप ना करे इसलिए आप उसको चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। इसलिए मैं यहाँ पे होल तैयारी करवाती हूँ। ये नहीं कि बस पढ़ा दिया ऑप्शन टिक कर दिया, नहीं। अगर वो क्वेश्चन आया है इसका मतलब वो टॉपिक हमको तैयार करना है, क्योंकि वो दिमाग में है, एनटीपीसी में क्वेश्चन में आ सकता है। त्रिपुरा में है क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में कंचनजंगा। अब चलिए बात कर लेते हैं तमिलनाडु में है गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी, प्लानी हिल्स, मुकुरुथी और गुनीडे। क्या? कौन कौन से? 5 हैं। गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी, प्लानी हिल्स, मुकुरुथी और गुनीडे। चलिए अब आगे देखते हैं। उड़ीसा में भीतरकनिका, सिमली, नंदनकानन, चिल्का। कौन? भीतरकनिका, सिमली, नंदनकानन, चिल्का, उड़ीसा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिजोरम है माउंटेन, मुरलेन। देखिए मिजोरम का सब मा से स्टार्ट है, तो माउंटेन, मुरलेन। अब यहाँ पे फांगपुई, डाम्फा। ठीक है, कैसा कैसा नाम है राष्ट्रीय उद्यान का ना, कि फांगपुई, डाम्फा। तो अब तो अच्छा है कि राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बदले के हमारे वीरों के नाम पे रखे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर जो है दाचीग्राम, सलीम अली पार्क, किश्तवाड़ और जैव मंडल रिजर्व। दाचीग्राम बहुत फेमस है, सलीम अली से भी क्वेश्चन पूछा है मैंने देखा है, और किश्तवाड़ से भी मैंने देखा है। ठीक है, चलिए लद्दाख में देख लेते हैं। लद्दाख में एकमात्र है राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे बड़ा है राष्ट्रीय उद्यान, ये हेमिस राष्ट्रीय पार्क। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे बड़ा है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन में आया था। ठीक है, चलिए पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन, बुक्सा, जलदपारा, गोरुवारा, सिंघालीला और न्योरा। तो न्योरा वैली हुआ, सिंघालीला हुआ, गोरुबाला हुआ, जलदपारा हुआ, बुक्सा, सुंदरवन। तो सुंदरवन तो कोई भूल ही नहीं सकता, और बाकी के हैं जो उसको आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है उन लोगों से जिनके एग्ज़ाम है तो कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अच्छी मिल रही हैं और एक होल तैयारी करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाता है ना तो मैं चीज़ें अच्छी आपको देने में सक्षम हो पाती हूँ, क्योंकि टाइम भी तो बहुत कम रहता है मेरे पास। असम जो है, असम में क्या है? मानस है, काजीरंगा है, नामेरी है, ओरांग है और डिब्रूगढ़ है। देखिए ओरांग है, नामेरी, काजीरंगा, मानस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान में असम के ही। तो असम में दिहांग भी है और रायमोना भी है और दियांग भी है। तो अब चलिए आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या है? कसरू है, इंदिरा गांधी है, मरुगवामी है, श्री वेंकटरमन है और कावला है, नागार्जुन है, नेवा पत्तू। तो नागार्जुन से पूछा है, वेंकटेश्वरम से भी पूछा है, कावला से भी पूछा है। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में बोरीवली, चांदोली, तबोड़ा, गुग्गामल, नावागांव। ठीक है, नावागांव, बोरीवली, चांदोली, तबोड़ा, गुग्गामल और नावागांव। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छठा और सातवां
तंसा तंसा नेशनल पार्क और मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार पे हम पहुंच गए। अंडमान निकोबार पे सैडल पीक बहुत पूछा जाता है, सैडल पीक कहाँ पे है। और उसके बाद महात्मा गांधी मैरीन, तो माउंट हेरिट नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि अभी मैंने बताया सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा था लद्दाख में, क्या नाम था? ठीक है, क्या नाम था उसका? हेमिस नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में पिन वैली है, ग्रेट हिमालय है, रोहल्ला है, खीर गंगा है, सीमर बरा है। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप चीज़ें तैयार कर रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं कि जो फेमस है खाली वही पूछता जाएगा। नहीं, फेमस ही नहीं पूछता, कभी कभी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए पूछ लेता है। इसलिए अगर आपके सामने चीज़ें आ रही हैं तो उसको आप तैयार करते चलिए, देखते चलिए। ठीक है, गुजरात में गिर है, मरीन है, ब्लैक बुक है, गल्फ ऑफ कच्छ है, तो कच्छ से तो वैसे भी जान जाएंगे। उत्तराखंड में देख लेते हैं जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजा जी, गोविंद पासु विहार नेशनल और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। तो गंगोत्री से वैसे भी जान जाएंगे कि कहाँ है उत्तराखंड में। छत्तीसगढ़ कांगेर है, इंद्रावती है, गुरु घासीदास है, तो इसको संजय राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे केरल में है साइलेंट वैली, पेरियार, मैथीकेतन, अन्नामुदाई और एर्नाकुलम। ये जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऐसे मध्य पे है, बॉर्डर पे है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कर्नाटक में बांदीपुर नागरहोल राजीव गांधी, और उसके बाद अंसी, बनेर, घाटला, कुडुरमुख और तुंगभद्रा। क्या? अंसी, बनेर, घाटला, कुडुरमुख, तुंगभद्रा। चलिए पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में हैरिके वेटलैंड है, तेलंगाना में महावीर, हरीना वनस्थली और किन्नर सानी। ठीक, चलिए गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी, बहुत बार पूछा है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो पता नहीं चलता है। नेत्रावली वन्य पार्क, चौरा राष्ट्रीय पार्क, भगवान महावीर राष्ट्रीय पार्क। चलिए बिहार में देख लेते हैं। बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क, एकमात्र ऐसा वहाँ का नेशनल पार्क है। ठीक है, बाकी विक्रमशिला है और कंवर लेक बर्ड सेंचुरी है। ठीक, चलिए अब इसमें हम क्वेश्चन देखिए, मेरा क्वेश्चन इधर साइड में चला गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 ना, इधर साइड में पता नहीं कैसे चला गया, जब बना रही थी स्लाइड तो 28 है। 28 में बोल रहे हैं सेपक टकरा क्या है। तो सेपक टकरा क्या होता है? सेपक टकरा एक प्रकार का गेम होता है। कैसा गेम होता है? ये देखिए, किक वॉलीबॉल होता है। इसमें हाथों का प्रयोग नहीं करेंगे ना, हाथों का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी सिर का, छाती का, पैर का प्रयोग करके गेंद से खेलते हैं। तो ये इस तरह की मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगा दी है, एग्ज़ाम में फ़ोटो तो मिलती नहीं यहाँ पे। चलिए श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, ये बता दीजिएगा। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता ही दिया उस तरह से, इसीलिए आप चलिए पंचतंत्र की जो दंत कथाएं हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1998 में भारत द्वारा पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों का क्या नाम था? तो जो 1998 में किया गया था वो पोखरण का दूसरा परीक्षण था। तो उस दूसरे परमाणु परीक्षण को बोला था ऑपरेशन शक्ति बोला था। अच्छा, तो पहला जो परीक्षण किया गया था उसका नाम क्या था? जब उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि मई 1974 में था। ठीक है, पहला परीक्षण 1974 में, दूसरा परीक्षण 1998 में। पहला परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा परीक्षण ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ना अमेरिका ने, देखिए इराक के खिलाफ अमेरिका ने किया था। ठीक है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब इसका पहला का हो गया। चलिए यहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस कुछ इम्पॉर्टेंट हैं उसको हम देख लेते हैं।
ऑपरेशन मेघदूत है तो भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर के हिस्सों पर कब्जा करने के लिए किया था। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन समुद्र सेतु तो तब स्टार्ट किया गया था जब कोविड फैल गया था, कोविड-19, और अलग अलग देशों में भारतीय फंसे थे तो उनको वापस लाने के लिए समुद्र सेतु शुरू किया गया था। ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत क्या हुआ? ऑपरेशन वंदे भारत भी वही था, मतलब ऑपरेशन वंदे भारत और ऑपरेशन समुद्र सेतु दोनों का जो पर्पस है वो एक है, बस डिफरेंस क्या है, समुद्र सेतु में नौसैनिक अभियान के द्वारा। ठीक है, तो समुद्र सेतु में क्या था? नौसैनिक अभियान के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत में क्या था कि 2015 में जो यमन में गृह युद्ध था उसमें भारतीय जो फंस गए थे उसको निकालने के लिए ऑपरेशन राहत शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी। कावेरी जो है 2023 में सूडान के गृह युद्ध में, वो मतलब उनका गृह युद्ध चल रहा है, फिर ये क्या कर रहे हैं बेचारे, अपने लोगों को लेके आ रहे हैं ऑपरेशन चला करके। ठीक है, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन तो गंगा तो अभी रिसेंट का ही है। रूस यूक्रेन का जो युद्ध है तो उसके उसके सापेक्ष जो भारतीय फंसे हुए हैं इसके लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में जो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति का प्रयोग हुआ था। चलिए, जितने भी ऑपरेशंस थे हमने कवर कर लिए। और प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं, अंजलि एला मेनन। तो अंजलि एला मेनन कौन है? तो ये हैं एक भारतीय महिला कलाकार। इनके बारे में क्यों ज़रूरी है, क्यों पूछा था? क्योंकि देखिए ये कालिदास सम्मान मिला था इनको मध्य प्रदेश का 2018 में। तो 2018 में इनको कालिदास का सम्मान मिला था, इसीलिए इनको पूछा गया था। चलिए, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है, ऐसा कोई पुरस्कार मिले, ऐसा कोई सम्मान मिले तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5-6 महीने का आपको ध्यान देना है, कम से कम मिनिमम तो 1-1.5 साल का आप ध्यान दे ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? तो किसने बनाई थी? अतुल डोंडिया ने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, तो टफ भी पूछता है, आसान भी पूछता है, तो सारे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया होगा ना, तो लाइक तो ज़रूर ही कर देना, क्योंकि इससे को मेरा मोटिवेशन होता है, तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, शेयर करते जाइए चीज़ों को, अच्छी चीज़ें तो ठीक है, और भी लोगों को काम आना चाहिए। नंबर 35 क्या पूछा था कि माले किस देश की राजधानी है? तो अब देखिए यहाँ पे देश की राजधानी भी पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि इस देश की राजधानी बताओ, राजधानी से देश बताओ, ये भी पूछा है, तो इसलिए आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। तो माले जो है मालदीव की राजधानी, किसकी है? मालदीव की राजधानी है। एक चीज़ और, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड किस डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है? तो मतलब अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर अगर हमको बताना है तो हम क्या बताएंगे कि कौन सी के बराबर है? तो किसके बराबर है? 32 फ़ारेनहाइट डिग्री के बराबर है। अब यहाँ पे मैंने क्या इंक्लूड किया है आपके लिए, क्या इंक्लूड किया है कि आपको अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, और सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये नीचे वाले फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। और बाकी अगर आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैलकुलेट करना है तो ये जहाँ सी लिखा है ना पहले वाले इक्वेशन में, इसकी जगह आपको ये सी की वैल्यू रख देना है, मतलब k माइनस 273 इक्वल टू f माइनस 32, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे 5/9। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये क्यों मैंने इक्वेशन लिखा, क्योंकि इक्वेशन से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वयस्कों में जो बीट होती है पर मिनट, तो आराम से कितनी चलती रहती है? जो हृदय गति होती है ना वो कैसी होती है? जो धुक 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 चलती रहती है, और एग्ज़ाम टाइम में तो बहुत तेज़ चलती है, तब कईयों का तो हाथ ही काँपने लगता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना है। देखिए 2 ही चीज़ होगा, या तो सिलेक्शन होगा या तो फिर कुछ नहीं होगा। तो आप ऐसा करिए ना कि आपके दिमाग में हमेशा याद रखिए,
सिलेक्शन होना है, लेना है, ये आपकी प्राथमिकता है। लेकिन आप इतना ज़्यादा घबरा जाएँ कि हाथ काँपने लगे, पैर काँपने लगे, दिमाग काम ना करे, तो वो चीज़ मत करिएगा। उससे तो आप उससे मतलब कि कोई करता नहीं है, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, लेकिन उस पे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी सोच से काबू पा सकते हैं। अगर हम ये चीज़ करेंगे, तो हमारा मतलब क्या होगा कि हम उसको नहीं अचीव कर पाएँगे, जो पर्पज़ से हमने इतनी मेहनत की है। तो अगर हम इसको हम करें, जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, अगर हमें नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम में बैठते हो, कोई क्वेश्चन है कि आपको धुंधला-धुंधला सा आ रहा है, आप उसको सर्कल कर दो, बाद में क्या करना, उस क्वेश्चंस को फिर से पढ़ के फिर से टिक कर देना। और हमेशा याद रखना कि एग्ज़ाम बीट करने का जो होता है, मूल मंत्र यही होता है कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, आप उन क्वेश्चन से स्टार्ट करें। अगर आपका मैथ्स का पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, तो आप मैथ्स से स्टार्ट करें, और अगर आपका मतलब कि वैसे तो ये जो जीएस यहाँ पे एनटीपीसी का है, ये मिक्स का ही देता है, तो आपको क्या करना है, आपको ईज़ी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उसको देखना है भाई, ये भी दिमाग में रखना है कि हाँ, ईज़ी टफ आ सकते हैं। तो इसके लिए एनटीपीसी के लिए तो यही है, और बाकी अदर एग्ज़ाम में जहाँ पे सेक्शन डिवाइड होते हैं, वहाँ पे आप ये ट्रिक कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, तो आप मैथ्स पहले कर लीजिए, जीएस स्ट्रॉन्ग है, तो जीएस पहले कर लीजिए, ठीक है? इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। चलिए, तो जब मैं एसएससी का एग्ज़ाम वगैरह देती थी, तो मैं सबसे पहले क्या करती थी, मैथ्स करती थी, और उसके बाद फिर इंग्लिश करती थी। तो इस तरीके से चीज़ें मैं अप्लाई करती थी। तो मैथ्स तो काफ़ी मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उसी हिसाब से मैथ्स को करती थी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये हाँ, इसका जो आंसर है वो 60 से 100 है। तो थोड़ा-सा मोटिवेशन तो ज़रूरी है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ लगातार पढ़ते ही जाओ। तो लगातार पढ़ते तो जाओ ही, लेकिन चीज़ें भी क्या है ना कि मोटिवेट होते रहो। आप कभी भी लाइफ में फेल नहीं होगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ईसीजी होता है, जो कि हृदय की गति मापता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, देखिए 2 ही कंडीशन होता है, या तो सिलेक्शन होता है या तो नहीं होता है। भाई आप नहीं के लिए तो आप इतनी मेहनत किए नहीं हो, इसलिए फिर घबराना क्या, जो सामने आया उसको कर लो। ठीक है, चलिए अब आगे इसमें बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी बछेंद्री पाल, 1984 में पहुंची हुई थी। अच्छा, ठीक है, चलिए 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली, दुनिया की बात कर रहे हैं, अरुणिमा सिन्हा बनी थी। मकर संक्रांति क्या है? तो ये एक पतंग महोत्सव है। इसको अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है अलग-अलग नाम। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने इंक्लूड कर दिया। देखिए कितना सुंदर मैंने इंक्लूड किया है ना। देखिए कश्मीर में, आप कहिए तो मैं एक-एक चीज़ें पढ़ लूँ, या फिर कहिए आप देखिए इस झारखंड में टीसू पर्व बोलते हैं, उड़ीसा में मकर चौला, और पश्चिम बंगाल त्रिपुरा में पौष संक्रांति, असम मेघालय मिज़ोरम में माघी बिहू, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भोगी पांडुगाई, तमिलनाडु में पोंगल। ठीक है, चलिए मणिपुर में क्या बोलते हैं, देखिए कंगसुबी, और केरल में बोलते हैं मकर विलक्कू, कर्नाटक में मकर संक्रमण, और गुजरात में उत्तरायण पर्व, गुजरात में क्या बोलते हैं, उत्तरायण पर्व बोलते हैं। और यहाँ पे बात आ जाती है उत्तराखंड में उत्तरायणी या घुघुतिया त्योहार, हरियाणा में लोहड़ी, और हरियाणा के साथ साथ पंजाब चंडीगढ़ में भी लोहड़ी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी बोलते हैं माघ साजी, और कश्मीर में बोलते हैं शिशुर संक्रांत। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं बताइएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति बोलते हैं, कहीं कहीं खिचड़ी बोलते हैं, हम तो खिचड़ी बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। डिब्रू और सैखोवा, नामेरी और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है?
तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान जो पढ़ाया ना वो ये है। तो इसको चलिए एक बार हम आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय उद्यान के में, इस उद्यान वाले पार्ट में। क्यों वहाँ पे दिखाएंगे? वहाँ पे इसलिए दिखाएंगे कि आपकी और भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। देखिए कहाँ से आपको ये क्वेश्चन बना था। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ चीज़ें जो है ऐसी बता दी हैं आपको कि जो आउट ऑफ कवरेज है। आउट ऑफ कवरेज नहीं है, आउट ऑफ कवरेज नहीं है, इसी में से पूछा गया है। देखिए हाँ, देखिए अब जो क्वेश्चन अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर 39 बताया वो पूछा था असम का ओरांग, डिब्रूगढ़ और नामेरी। तो देखिए सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था लेकिन पूछा था। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि हर बार काजीरंगा ही पूछेगा, काजीरंगा हर बार नहीं पूछेगा। तो ये भी पूछ सकता है जो आपको थोड़ा सा अटपटा भी लगे। तो चीज़ें आप क्या करिए यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन था इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या बना? तो आंसर बना असम। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए, 1 2 3 लाइक कर दीजिएगा। और उसके बाद चीज़ों को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो शेयर पे भी फोकस करिएगा कि अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे चीज़ें देती हूँ ऐसा नहीं कि बस मैं यहाँ टाइम पास करने आई हूँ। टाइम पास करने के लिए तो टाइम ही नहीं है, तो टाइम पास कहाँ से करेंगे। और हाँ, मेरा एक उद्देश्य है कि जो भी तैयारी हो रही है वो उसको जेन्युइन चीज़ मिले और उसको ये हो कि वो मतलब कि ऐसा ना हो जाए कि वो बस चीज़ों को इकट्ठे कर रहा है। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा या कोई भी टॉपिक पढ़ा बस चीज़ों को इकट्ठे करता गया, नहीं। वो ऐसी पढ़ाई करे जिससे उसका बेनिफिट हो, कम मतलब उतने मेहनत में उसको आगे बढ़ सके। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं, जब मैं पढ़ाई करती थी तो मेरे साथ क्या होता था कि मेरे को मालूम नहीं था ना उस टाइम। तो हमारे ज़माने में तो इतना इंटरनेट वगैरह नहीं रहते थे, 1 जीबी मिलते थे वो भी महीने भर के, तो कहाँ ख़त्म होगा, तो इतना नहीं था। तो अब है तो आप लोग क्या करिए, इन सब चीज़ों का यूटिलाइज़ करिए। बहुत बहुत मतलब कि ऐसे तो हम लोग को मिला होता तो क्या ही होता। तो आपको मिल रही हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और उसको पढ़िए। क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए मैं कितने बजे आपके लिए बना रही हूँ, 1 बज रहा है और 1 बजे मैं आपके लिए क्लासेस बना रही हूँ। वो इसलिए बना रही हूँ रात में क्योंकि यहाँ पे जिस एरिया में मैं रहती हूँ बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो इतना ज़्यादा शोर होता है कि बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और लोग कहते हैं कि नॉइज़ कैंसलेशन माइक होना चाहिए, तो नॉइज़ कैंसलेशन माइक कहाँ मिलेगा? हम मतलब हम लोग को तो इतना इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ी होता है। तो चलिए ठीक है, चीज़ों को अच्छे से शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छे से पढ़िए। सबसे इन सबको छोड़ कर के एक मतलब मेरा मेन उद्देश्य है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप अगर मेरे पास आए हो तो आप सिलेक्शन ज़रूर लो। ठीक है? जब भी एग्ज़ाम हो आपको सिलेक्शन आपका ज़रूर हो। तो यही मेरी एक सफलता होगी, यही मेरा एक पॉज़िटिव फीडबैक होगा। अगर आप सफल हो गए तो मेरा एक पॉज़िटिव फीडबैक भी मिलेगा, मुझे एनर्जी मिलेगी और अपने आप को वो करने की मतलब खुश रखने की। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।